तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेमुसी बुक का चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो आज की क्लास में स्टूडेंट सबसे पहले आपको विचित्र साक्षी चैप्टर को एकदम जीरो लेवल से पढ़ा देंगे और उसके बाद लास्ट में आपको कराएंगे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। और इस क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है जिसमें सारे के सारे शब्दार्थ हिंदी में एक्सप्लेनेशन पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे दे देंगे। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन करके पीडीएफ आप वहां से ले लीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेमुसी बुक का चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी। और आज के इस वीडियो में विचित्र साक्षी को एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। आज से पहले ये चैप्टर आप पढ़े हो ना पढ़े हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। पहले पूरा चैप्टर को अच्छे ढंग से समझा देंगे और फिर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारे बोर्ड वाले अंकल जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन को भी करना सिखा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आज का वीडियो कंप्लीट आपके लिए पैकेज होने वाला है। और एक जरूरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अब पैटर्न बदल चुका है, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सेमुसी बुक पढ़ा रहे हैं, जिसमें सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे, फिर घटनाक्रम, अन्वय, भावार्थ, सब कुछ। ठीक है, उचित अर्थ भी। तो प्लेलिस्ट एक बना दिए हैं नीचे जिसमें सारा वीडियो शेड्यूल्ड है, तो उसको पूरा देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। सेमुसी बुक से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बुक है, इसको पढ़ना जरूरी है अगर फुल में फुल स्कोर करना है तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो जो भी नए बच्चे हैं अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए पोपा की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। स्टूडेंट, विचित्र साक्षी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति पे एक गलत इंजाम लग जाता है और बाद में कोर्ट उससे उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि अपने देश में जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, जो जुडिशरी है, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा। उसके बाद जज जो होते हैं हमारे यहाँ, जज साहब, वह बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। कैसे बुद्धिमान होते हैं उनकी भी एक कहानी इसमें बताई गई है, तो आप देखेंगे कि जज साहब कितने बुद्धिमान होते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह भी आपको बताने की कोशिश की गई है कि आप भविष्य में कभी कोई ऐसे पद पे जाएं, चाहे जज हो, कलेक्टर हो, एसपी हो या ऑफिसर हो या आप बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने, तो कैसे आप सही डिसीजन लेंगे। भले थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन कैसे कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति को आप सजा नहीं देंगे। ठीक है, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आपको जैसा कि पता है कि अपने लोग का पुराना सिस्टम कि चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा शब्दार्थ जानना जरूरी है ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। तो भूरी का मतलब होता है अत्याधिक, बहुत ज़्यादा। और एनसीईआरटी में तो सारा शब्दार्थ नहीं दिया हुआ है, बाकी जो एक्स्ट्रा है, जो छोटे छोटे वर्ड हैं, वो आपको हम चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इसीलिए हो सके तो बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए और जो भी वर्ड का मतलब बताएं उसको ऐसे नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा पेंसिल से, लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर दोबारा 2-3 बार रीडिंग दीजिएगा तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपार्जितवान का मतलब होता है कमाना, ठीक है, कमाया। निवसन का मतलब होता है रहते हुए। प्रसिते का मतलब होता है फैले हुए। बिजने प्रदेशे का मतलब होता है एकांत प्रदेश में। शुभावाह का मतलब होता है कल्याणकारी। गृह का मतलब होता है गृहस्थ। दैवगति का मतलब होता है भाग्य की लीला। पलायतः का मतलब होता है चला गया या भाग चला। प्रबुद्धा का मतलब होता है जागा हुआ। त्वरितम का मतलब होता है शीघ्रगामी। प्रस्थिता का मतलब होता है चला गया। और अर्थ काशीर्ण का मतलब होता है धनाभाव के कारण, मतलब कि पैसे नहीं हो तब। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जी, क्या पूरा शब्दार्थ हमको रटना पड़ेगा? तो जरूरी नहीं है, 1-2 बार आप पढ़िएगा ना, अपने आप आपके ध्यान में रहेगा। और जितना ध्यान में रहेगा उतना ही बोर्ड में ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का हम बहुत प्रैक्टिस कराने वाले। तो मेन तो क्वेश्चन आंसर ही ना बनाना है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर है कि कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान। अब बार बार आप
को पढ़ा रहे हैं चैप्टर में कि यहाँ पे ऊ है तो ये ऊ पढ़ाएगा, ऐसे लगा हुआ है तो ऊ पढ़ाएगा, तो उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो, कश्चन निर्धनों का मतलब होता है कोई निर्धन व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति। अब आप कहेंगे सर निर्धनों का मतलब तो गरीब होता है, व्यक्ति क्यों बोल रहे, तो देखिए जन लिखा हुआ है, यानी कश्चन निर्धनो जन, यानी कि कोई गरीब व्यक्ति। भूरि का मतलब बहुत, परिश्रम्य का मतलब परिश्रम करके, किंचित का मतलब कुछ, वित्त का मतलब पैसा कौड़ी, उपार्जित मान का मतलब अर्जन किया, यानी कोई गरीब व्यक्ति था जो बहुत परिश्रम से क्या किया, कुछ पैसा कौड़ी कमाया। ठीक है, और जो भी व्यक्ति कमा रहा है वो मेहनत ही कर रहा है। आपके पापा कमा कमा के इतना मेहनत से आपका फी दे रहे हैं, सीबीएसई के स्कूल में 4,000 5,000 का महीना लूटा जाता है। ठीक है, तो आपके पिताजी बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करके उनको खुश कीजिए। ठीक है, लफुआबाजी में नहीं रहिए। तो उसी तरह कोई व्यक्ति जो है बहुत परिश्रम करके क्या किया, तो धन कमाया। उसके बाद है तेन बीतेन स्वपुत्रम एकेस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयतुम सफलो जात। तेन का बीतेन, तेन बीतेन मतलब हुआ कि उस धन से। ठीक है, तेन मतलब उस, बीतेन मतलब धन, यानी कि उस धन से उसने क्या किया, तो स्वपुत्रम यानी कि अपने पुत्र का, एकेस्मिन मतलब एक, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, प्रवेशम यानी प्रवेश मतलब एडमिशन, दापयुतुम सफलो जाता यानी कि दिलवाने में, दापयुतुम का मतलब दिलवाने में वो क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो कहानी कहाँ तक पहुंची, एक गरीब व्यक्ति था, उसने क्या किया, बड़े मेहनत से कुछ पैसा वगैरह कमाया, उसके बाद उसी पैसा से अपने बेटे का एक स्कूल में क्या करा दिया, एडमिशन करा दिया, सॉरी एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। विद्यालय का मतलब होता है स्कूल और महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज, एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। ठीक उसी तरह जैसे आपके पापा जी कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से आपका क्या कराए हैं, स्कूल में एडमिशन कराए हैं। ठीक है, आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पिताजी आपका एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में कराए हैं, नहीं तो सरकारी में पढ़ने वाले से पूछे कितना हालत ख़राब है। हम लोग तो खुद सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में कितना मुश्किल का सामना करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए मन लगाकर। ठीक है, ताकि आपके पिताजी कहे कि यार मेहनत से कमाए थे, बेटा सफल हो गया या बेटी भी सफल हो गई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ततन्य तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संगलन संभूत। ततन्य, ततन्य का मतलब हो गया स्टूडेंट कि उसका जो पुत्र था, तत्रैव छात्रावासे मतलब कि जहाँ पे एडमिशन हुआ वहाँ पे क्या करने लगा, तो हॉस्टल में निवसन, छात्रावासे निवसन का मतलब हॉस्टल में रहने लगा, और अध्ययन ने मतलब कि पढ़ाई में पूरी जी जान लगाकर क्या कर गया, जुट गया। ठीक है, संगलन संभूता का मतलब होता है जुट गया, यानी पूरी जी जान लगाकर वो पढ़ाई में जुट गया। एकदा स्वपिता तनुजस्य, एकदा स्वपिता तनुजस्य, इसका मतलब हुआ कि एक बार, स का मतलब होता है वह, पिता यानी कि एक बार उसके पिता को पता चला कि तनुजस्य रुग्णातमा कर्ण्य व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित। एकदा का मतलब हुआ एक बार, वह का मतलब, स का मतलब हुआ वह, यानी कि एक बार उसके पिता को पता चला कि तनुजस्य मतलब होता है पुत्र, यानी कि तनुज मतलब होता है पुत्र। एक बार उसके पिता को पता चला कि उसका पुत्र क्या हो गया है, तो रुग्ण हो गया है। रुग्ण का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, ये सॉरी बीमार हो गया है, तो बीमार हो गया है तो वो क्या हो गया, व्याकुल हो गया, और अपने पुत्र को देखने के लिए क्या किया, चल पड़ा। ठीक है, पुत्र को देखने के लिए वो व्यक्ति चल पड़ा। कहाँ से, अपने घर से। कोई दिक्कत नो सर। अब मान लीजिए कि आप ही कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके पापा को पता चले कि आप बीमार हैं, तो पापा तो आएंगे ही, घर पे तो नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई भी परिस्थिति में आएंगे ही। परमर्थ काश्यर्न पीड़ित स बस यानम विहाय पदाति रे प्राचलत। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है परम को अलग कीजिए, और अर्थ काश्यर्न का मतलब होता है पैसे की कमी, पीड़ित यानी कि उसका जो पिता था पैसे की कमी के कारण पीड़ित था। कहने का मतलब है कि बेचारे के पास पैसा नहीं था। स यानी कि वह बस यानम विहाय, बस को छोड़कर पदाति रे प्राचलत, और अपने बेटे से मिलने पैदल ही चल पड़ा। तो देखिए ये इसी को कहते हैं पिता। ठीक है, पिता आपके हो हमारे हो, सबके पिता महत्वपूर्ण है, और आप और हम अगर सक्सेसफुल हैं या बनते हैं तो उसमें पिताजी का बहुत बड़ा रोल है। तो इस बेचारे ने क्या किया, इसके पास पैसा नहीं था, फिर भी इसने क्या किया, बस को छोड़कर, पैसा नहीं तो बस से बेचारा कैसे जाएगा, तो बस को छोड़कर क्या करने चला,
तो पदाती रेप का मतलब होता है पैदल ही क्या कर चला, प्राचलत यानी बेचारा चल पड़ा। ठीक, तो यहाँ तक पहुंची कहानी। यहाँ तक में कोई तकलीफ, कोई तकल्लुफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या, प्रॉब्लम, तो चैट बॉक्स में ऑन है कर दीजिए। और सेमूसी एक्सप्रेस चल रहा है ना, एकदम फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और संस्कृत आप हमसे पढ़ रहे हैं तो टेंशन नहीं लीजिएगा। जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठिएगा ना एग्जाम देने, तो आपको एक 110% गारंटी दे रहे हैं, 110% कि जो पढ़ाए है ना लेक्चर में सारा क्वेश्चन उसमें से रहेगा। और जिस दिन बैठिएगा ना, मेरी ये बात याद रखिएगा, आपको थोड़ा देर के लिए लगेगा कि कहीं क्वेश्चन फूफा जी तो नहीं सेट किए हैं, आयुषे सर तो क्वेश्चन सेट किए हैं, ऐसा फील होगा आपको। एक बार बैठ के देखिएगा और फील होगा ही होगा। कमेंट बॉक्स ऑन कर दीजिएगा कि हाँ सर आज फील कर लिए सर, ठीक है। और हम तो खुशकिस्मत है कि देश के सभी बच्चे को संस्कृत पढ़ाएं इस बार, और आप लोगों को भी इस बार पढ़ा रहे। तो आप अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं जो इस बार एग्जाम दिए कि क्या ऐसा फील आया कि लग रहा था ना सारे क्वेश्चन बनाए हैं, या आप अपने सीनियर से जरूर पूछिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मजा करके पढ़िए, ठीक। और संस्कृत को तो एकदम पढ़िए, लास्ट टाइम 10th में पढ़ रहे हैं। अब जिंदगी में कोई कहने जाएगा कि रे बउआ पढ़ लो ना थोड़ा सा संस्कृत, कोई नहीं कहने जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़िए आराम से। अब आगे है कि पदाति क्रमेण संचलन सायं सम्यपयसो गंतव्याद दूरे आसीत। तो पदाति क्रमेण का मतलब हुआ पैदल धीरे धीरे, पैदल धीरे धीरे। संचलन का मतलब चलता हुआ, साय मतलब शाम। क्या हुआ, तो पैदल चलते चलते क्या हो गया भैया, तो शाम हो गया। गंतव्याद दूरे आसीत, और जहाँ गंतव्याद मतलब होता है गंतव्य, गंतव्य हिंदी का शब्द है, आपको समझ में आ रहा है। गंतव्य का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका मंजिल है। तो इसका मंजिल क्या था कि अपने बेटा से मिलने जाना, उसके हॉस्टल तक जाना। तो पदाति क्रमेण का मतलब हुआ पैदल धीरे धीरे, संचलन यानी कि चलते हुए क्या हो गया भैया, शाम हो गया। और अभी भी गंतव्याद दूरे आसीत, यानी जहाँ जाना था वहाँ अभी भी क्या थी, बहुत दूर थी, अभी भी ये नहीं पहुँच पाया था। और आप सोचिए ना कि बस से जाने का चीज़ को अगर कोई व्यक्ति पैदल चले तो क्या टाइम पे पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा। अब इस सीतामढ़ी से हमको मुजफ्फरपुर जाना हो, बस से बैठेंगे 1 घंटे में, ट्रेन में बैठेंगे 2 घंटे 1.5 घंटे में, ठीक है। लेकिन अगर पैदल चल गए तो सुबह से चलेंगे शाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ठीक उसी तरह ये बेचारा चल पड़ा, लेकिन अभी इसका जो गंतव्य था, मंजिल था, अभी भी बहुत दूर था और बेचारा निराश था। निशा अंधकारे प्रसिरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुवाह एवं विचार्य स पार्श्वर स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत। अब शांति से समझाते हैं। निशा अंधकारे का मतलब होता है रात का अंधेरा एकदम। जब आप कहीं बाहर जाते हैं टॉर्च लेके तो आवाज़ आती रहती है नीचे, उस टाइप का अंधेरा था। और प्रसिरते का मतलब होता है फैले हुए, मतलब अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। बिजने का मतलब होता है निर्जन, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ना हो, एकदम सुनसनाटा हो, पिंड ऑफ साइलेंस। प्रदेशे का मतलब जगह, पद यात्रा का मतलब यात्रा करना, शुभ वाह का मतलब शुभ अच्छा नहीं था। तो इस व्यक्ति ने इनको लग गया कि अभी रात का अंधेरा बहुत हो चुका है और ऐसे समय में इस जगह में ट्रैवल करना, यात्रा करना क्या है, तो अच्छी बात नहीं है। एवं विचार्य स पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवासम, और पार्श्व स्थित का मतलब होता है पास में स्थित। तो अब एवं विचार्य, तो एवं का मतलब और एवं विचार्य मतलब कि इन्होंने विचार किया कि यहीं पे पास के स्थित ग्राम में मतलब गांव में क्या करेंगे, तो रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत, मतलब कि यहाँ पर क्या था, इनको लग गया कि ट्रैवल करना मतलब यात्रा करना सही नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि पास के गांव में ही कहीं पे क्या करते हैं भैया, विश्राम करते हैं। तो विश्राम करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो एक दरवाजे को खटखटाया। करुणा पड़े गृही तस्में आश्रय प्रयायक्षत, और वो जो गांव का व्यक्ति था जिसके दरवाजे को इन्होंने खटखटाया था वो क्या था, तो करुणा पड़ो था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दयालु था। उसने क्या कर दिया, अपने घर में इनको आश्रय दे दिया, अपने घर में इनको क्या कर दिया,
सहारा दे दिया। तो आपको लगता होगा कि ये सर ऐसा होता था? बिल्कुल। अगर आपके दादाजी हों तो आप उनसे पूछिएगा कि पहले के ज़माने में गाड़ी घोड़ा बस ट्रक R15 नहीं होता था, तो उस समय अगर एक व्यक्ति को यहाँ से सीतामढ़ी से पटना जाना है, समस्तीपुर जाना है, हाजीपुर जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, अपना दरभंगा मधुबनी जाना है, तो व्यक्ति पैदल चलता था और रात में जिस गांव में है, जिसके घर में मन किया रुक गया, ठीक है, और वो व्यक्ति बहुत आदर सत्कार के साथ खाना पीना सब खिलाकर सुबह में कपड़ा उपड़ा दे के विदा करता था। शायद वो परंपरा अब भारत में खो रही है, जो एक बहुत ही दुखद बात है। पहले के ज़माना में ऐसा होता था। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, दादाजी हो, नाना जी हो, आप उनसे पूछिएगा, वो इसकी कहानी बड़े डिटेल में बताएंगे कि हाँ, हम भी कहीं जाने का सोचे थे, जा रहे थे और हमने एक जगह रात में क्या किया था, विश्राम किया था। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा आपको शब्दार्थ बता देते हैं। और एक बात, हम तो अभी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हिंदी लिख के हम टेलीग्राम पे PDF में दे देंगे, ताकि आप लोग अपने घर में फिर से दोबारा रीडिंग मारे, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ भी शेयर कीजिएगा। पूरा क्लास मिल के पढ़िएगा ना, मज़ा आएगा। ठीक है, और लंच में हमारी बात कीजिएगा कि सर ने आज क्या पढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पहले आपको शब्दार्थ बताते हैं। शब्दार्थ है यहाँ पे। चलिए शब्दार्थ यहाँ पे हम साथ साथ बताएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कमेंट कीजिएगा। अगर जो अभी हमारे साथ एकदम लाइव टू लाइव जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे चैट में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि विचित्रा दैव गति। विचित्रा का मतलब अभी आपको पिछले चैप्टर सुभाषितानी में बताए थे कि विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम, यानी कि विचित्र मतलब होता है अनोखा, दैवगति यानी कि भाग्य जो है, दैवगति का मतलब हुआ भाग्य। भाग्य की जो गति है, भाग्य का जो स्पीड है, किस्मत का जो स्पीड है, वो भी क्या होता है, एक बहुत ही अनोखा चीज़ होता है। और आप जानते हैं कि किस्मत क्या होता है, एक अनोखा चीज़ होता है। कब किसका किस्मत पलट जाए, कब किसका किस्मत उलट जाए, इसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। तस्यामेव, और वही इनके साथ भी हुआ। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। और तस्यामेव मतलब कि तस्यामेव रात्रौ मतलब कि उसी रात में, तस्मिन् गृहे मतलब कि उस घर में, कश्चन चौर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, कोई चोर क्या किया, तो गृहाभ्यंतरम यानी घर के अंदर क्या कर गया, प्रविष्ट प्रवेश कर गया। यानी कि इन्होंने जिस घर में आश्रय लिया था, जिस घर में ये अभी रुके हुए थे, उसी घर में क्या हुआ, तो एक रात में चोर घुस गया। तत्र निहिता में काम मंजूषाम आदाय पालियतः। और तत्र मतलब वहाँ, निहिता में काम मंजूषाम मतलब कि वहाँ पर रखे हुए क्या, तो वहाँ पे रखे हुए संदूक को लेकर वो क्या हो गया, तो वो आदाय पालियतः मतलब कि लेकर वहाँ से भाग निकला। कौन निकला? वही जो चोर घुसा था, वो क्या किया, संदूक मतलब बक्सा। तो पहले के ज़माना में बउआ बक्सा होता था। निहिताम का मतलब होता है, निहिताम का मतलब होता है रखा हुआ, और मंजूषाम का मतलब होता है बक्सा। यानी कि वहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ था, उसको उसने लेकर क्या हो गया, तो वहाँ से फरार होने की कोशिश करने लगा, मतलब फरार ही हो चुका था। अब चोर सामान लूट के घर में तो नहीं रुकेगा भाई, ये वो तो क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी अब कहानी कहाँ तक पहुँचा था, तो कहानी पहुँचा था कि जो चोर था वो क्या कर गया, तो मंजूषाम यानी कि जो संदूक लेकर भागना शुरू कर दिया। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकाया तमनव धावत अगृहनाश्च, मतलब कि अभी इसका मतलब समझाए कि चोर के पैर की आवाज़ को सुनकर वहाँ जो अतिथि खड़ा था, मतलब कि चोर के पैर की आवाज़ को सुनकर जो जागा हुआ अतिथि था वो भी क्या हुआ, उसके पीछे पीछे भागने लगा। परम विचित्र म घटत, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, तो एक अनोखा और विचित्र घटना घट गया। अब यहीं से कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। चौर एव उच्चे क्रोसितु मारभप्त चौर्यम 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 इति। क्रोसितु का मतलब हो, सॉरी, क्रोसितुम का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो चोर था
चोर जो था, जो चोरी करके भाग रहा था, वही जोर जोर से क्या चिल्लाने लगा, चोर चोर चिल्लाने लगा। देखिए कैसा अनोखा काम हो गया। मान लीजिए कि आप ही किसी के घर में रहने गए, क्या, यस सर, और वहां पे कोई चोर आया और आपने चोर को पकड़ लिया। अब जो भूतनी का चोर है वही चिल्लाने लगा चोर चोर, तो ये तो अजीब लगेगा ही ना कि चोर ही चिल्ला रहा है चोर 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 चोर। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रा गच्छन् वाराकम अतिथिमेव च चौर्यं मत्वा भर्तेस्नम। तस्य तारस्वरेण, तारस्वरेण का मतलब होता है ऊंची आवाज से। तो जब वो चोर चोर चिल्लाने लगा तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट कि जो गांव के वासी थे, मतलब गांव के लोग थे, अब कोई चोर चोर चिल्लाएगा तो आसपास का लोग तो जुटेगा ही, गांव के लोग और स्वगृहात मतलब कि जो घर का स्वामी था जिसने जगह दी थी वो भी क्या होने लगा, बाहर आने लगा। और यहाँ पर जब वो व्यक्ति बाहर आया, सभी लोग गांव के आ गए, तो उन सब ने मिलकर क्या किया, तो अतिथि का क्या किया, जो अतिथि थे यानी कि लड़के के फादर, उनका बहुत निंदा किया और उनको बहुत भला बुरा कहा। और उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने तुमको घर में जगह दी उसी के घर में तुमने चोरी की है। अब आपके मन में थोड़ा सा आ रहा होगा कि सर चोर तो कोई और था, लेकिन ये जो अतिथि था ये चोर कैसे साबित हो गया। तो वो जो चोर था वही चिल्लाने लगा चोर 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 चोर, और जब सब पूछा कि चोर कौन है तो इसी का नाम फंसा दिया कि यही चोर है। ठीक है, तो अब ये तो बेचारा बाहरी था तो सबको शक भी हो गया कि हो सकता है यही चोर है। तो सभी जो गांव के लोग थे वो कहने लगे कि जिस व्यक्ति ने तुमको मतलब कि क्या किया है, घर में जगह दिया है, उसी का घर में तुमने चोरी कर दिया। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत, लेकिन एक्चुअली में चोर कौन था, तो वही गांव का एक सिपाही था। वही गांव का क्या था, सिपाही था। तो एक्चुअली में जो चोर था वो सिपाही था और खुद चोरी कर रहा था। तक्षणमेव रक्षा पुरुषोत्तम अतिथि चौर्यम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। प्राक्षिपत का मतलब होता है डाल देना, कारागृह मतलब जेल, प्राख्याप्य का मतलब होता है कहकर। तब क्या किया गया कि वो जो एक्चुअली में चोर था, जो सिपाही था, उसने क्या किया, उस अतिथि को कारागृह यानी कि जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नो सर। कहानी समझे बउआ, कि कहानी ये था कि जब चोर मतलब कि चोर के पैर का आवाज़ सुना तो अतिथि उसको पकड़ा, लेकिन चोर जो है हल्ला करके गांव वाला को बता दिया यही चोर है। ठीक है, और जो चोरी कर रहा था एक्चुअली में, जो चोर था वो एक्चुअली में सिपाही था, ठीक, और चोरी कर रहा था। बाद में वो क्या करता है, अतिथि को चोरी के इल्जाम में क्या करता है, तो जेल में डाल देता है। अब कहानी बढ़ता है आगे। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे है अग्रिम दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। तो यहाँ पे अग्रिम दिने का मतलब हो गया अगले दिन, आरक्षी का मतलब सिपाही, चौर्याभियोगे का मतलब हो गया चोरी के इल्जाम में, यानी कि वो जो सिपाही था उस अतिथि को अगले दिन चोरी के इल्जाम में कहाँ प्रस्तुत किया, तो अदालत में प्रस्तुत किया। किसके सामने, जज साहब के सामने। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र, और जो न्यायाधीश थे यानी जज साहब थे जिनका नाम बंकिम चंद्र था, नाम ध्यान में रखिएगा, यह पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आ गया तो समझिए क्वेश्चन रहेगा ही कि न्यायाधीश क आसीत, यानी कि न्यायाधीश कौन था, तो बंकिम चंद्र। उभयायाम पृथक विवरणम श्रुतवान, यानी कि जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या किया, तो उभयायाम का मतलब होता है दोनों से, पृथक का मतलब होता है कि बारी बारी से दोनों से क्या किए, पूरा का पूरा विवरणम श्रुतवान, यानी कि पूरा का पूरा डिटेल में सुनवाई किए और दोनों से अपनी बात रखने को दोनों को मौका दिए और बोले कि सिपाही भी अपना बात रखे और वो जो अतिथि है वो भी अपना बात रखे। क्योंकि अपने देश की अदालत में सबसे बढ़िया रूल यही है कि पक्ष हो विपक्ष हो दोनों को अपना बात रखने का मौका मिलता है। तो जज साहब के सामने दोनों ने अपना बात रखा। सर्वम वृतम वगत्य शतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम, और दोनों की बात सुनने के बाद, ठीक है, सर्वम वृतम अवगत्य सतम निर्दोषम, और दोनों की बात सुनने के बाद जज साहब को पता चल गया कि वह जो अतिथि है वह चोर नहीं है, एक्चुअली में चोर कौन है, तो आरक्षिणम च दोष भाजनम। जज साहब को पता चल गया कि सिपाही ही क्या है, तो चोर है और अतिथि बिल्कुल निर्दोष है। जज साहब को पता चल गया।
किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुम नाशक्नोत्। लेकिन जज साहब क्या थे, प्रमाणाभावात् का मतलब होता है प्रमाण के अभाव में, यानी सबूत के बिना। जज, अब सबूत कोई था नहीं उसके खिलाफ, लेकिन जज साहब के पास कोई सबूत नहीं था, तो जज साहब कोई भी निर्णय, अपना डिसीजन नहीं सुना सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या स्टूडेंट, कि जब दोनों अपना अपना बात जज साहब को कहा, तो अब जज साहब तो लाखों केस देख चुके हैं, तो वो तो देख के ही बता देंगे कौन चोर है कौन डाकू है। तो जज साहब को लग गया कि अतिथि जो है ये ईमानदार व्यक्ति है और ये सिपाही ही चोर है। लेकिन जज साहब के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि कोर्ट में जज साहब सबूत से फैसला सुनाते हैं। अब सबूत ही नहीं था, तो जज साहब कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन उनको पता चल गया कि आरक्षी ही चोर है। अब जज साहब को लगा कि भाई आरक्षी के यानी कि सिपाही के खिलाफ तो कोई सबूत है नहीं, अब फैसला तो कुछ ना कुछ सुनाना ही है। अगर निर्दोष के खिलाफ सुना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर जज साहब ने क्या किया, सुनिए। जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कहा कि अनेद्युतो न्यायालय स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तो। अनेद्यो क्या जज साहब ने कहा, अनेधु मतलब कि तुम दूसरे दिन फिर से तुम दोनों क्या हो, तो न्यायालय में आओ। तो मतलब दोनों न्यायालय में आओ, मतलब कि तुम दोनों क्या हो, दूसरे दिन अगले दिन न्यायालय में आना, अदालत में आना। और स्वस्वपक्षम यानी कि अपना अपना बात फिर से दोबारा क्या करना, स्थापितवन्तो मतलब कि अपना अपना प्रस्ताव, दोनों अपना अपना बात फिर से करना। जैसे आप अपने देश के न्यायालय में देखते हैं कि फैसला अगले दिन के लिए टल जाता है, ऑर्डर होता है ना। जी सर। तो जज साहब ने कहा कि तुम दोनों फिर अगले दिन आना और अपनी बात रखना। और जज साहब का ये प्लानिंग था। अब देखिए क्या प्लानिंग था, आगे पता चलेगा। तदैव कश्चिद तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य नैवेद्यत इति क्रोशदेयांतराले कश्चित जना के नापी हत। और वहीं पे जैसे ही जज साहब ने ये बात कहा, तभी क्या हुआ, तदैव कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य मतलब वहीं पे कोई कर्मचारी आया। अब जज साहब के नीचे कोई ना कोई काम करने वाला कर्मचारी सब तो कितना होता है, तो उसी में से कोई कर्मचारी आया और जज साहब से क्या किया, तो नैवेद्यत मतलब कि निवेदन किया कि क्या हो गया है जज साहब। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका क्या हो गया है, तो क्या हो गया है, तो मर्डर हो गया है। कैसे पता चला, तो देखिए किन्नापी हत मतलब कोई व्यक्ति का क्या हो गया है, तो मर्डर हो गया है। ठीक है, ये कहानी में आगे हुआ। तस्य मृत्यु शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते। और उस कर्मचारी ने बताया कि उसकी जो लाश है वह राजमार्ग यानी कि मुख्य सड़क, हाईवे कह सकते हैं आप, हाईवे पर रखा हुआ है और हाईवे के पास पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयमति। और कर्मचारी ने कहा कि जज साहब आदिश्यताम यानी कि आदेश दीजिए, किम मतलब क्या, करणीयमिति मतलब कि हमें क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालयम आने तुमादिष्टवान। और जज साहब ने क्या कहा कि उन दो सिपाही, जज साहब ने वो सिपाही जो था और अतिथि था, दोनों को क्या कहा, आदेश दिया कि जाओ तुम क्या करो, तो उस लाश को उठाकर न्यायालय में ले आओ। ठीक है, कहानी यहाँ तक पहुँचा। अब इसको एक बार फिर से समझा देते ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट हुआ क्या कि अगले दिन जब अतिथि को इस सिपाही ने जेल में डाल दिया, तो अगले दिन ये सिपाही अतिथि को लेकर जज साहब के सामने पेश हुआ। तो जज साहब ने दोनों का बात सुना, लेकिन जज साहब को पता चल चुका था कि सिपाही ही चोर है। अब भाई चोर उचक्का भले सबूत हो चाहे ना हो, पता तो चलिए जाता है कि चोर है, लेकिन जज साहब के पास कोई सबूत नहीं था। अब भाई जज साहब क्या करें, ठीक है, अब फैसला सुनाना था, तो सारा सबूत और गवाह तो बता रहा था कि अतिथि ही चोर है, लेकिन जज साहब को पता था कि एक्चुअली में चोर नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि अगले दिन तुम दोनों आना और अपना अपना फिर से बात कहना, फिर हम फैसला लेंगे। ठीक है, मामले को थोड़ा दिन के लिए टाल दिए। उसी वक्त क्या हुआ कि कर्मचारी आके कहता कि जज साहब किसी का हत्या हो गया है और लाश जो है हाईवे पर रखा हुआ है, क्या करना चाहिए। तो जज साहब ने कर्मचारी को छोड़ा और ये सिपाही और ये जो अभियुक्तम मतलब जिस पे इल्ज़ाम था, तो इल्ज़ाम किस पे था, अतिथि पे था, दोनों का आदेश दिया कि जाओ उस लाश को कहाँ लेके आओ, तो यहाँ लेके आओ, कहाँ पे, हमारे अदालत में लेके आओ। उसके बाद आगे है कि आदेशम प्राप्य उभव प्राच लताम आदेशम प्राप्यम। तो देखिए शांति से संस्कृत पढ़िएगा स्टूडेंट तो सब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, आदेशम यानी कि ऑर्डर, प्राप्य यानी कि प्राप्त करके, उभव मतलब दोनों, अभी आपको शिशुलाल ने बताया।
प्राच लताम का मतलब होता है क्या, चल पड़े, यानी कि जज साहब का जैसी आदेश हुआ दोनों क्या हुए, चल पड़े। कौन, ये सिपाही और ये जो अतिथि था जिस पे इल्जाम था। तत्रोपेत्य काष्ठ पटले निहितम पट्टा च छदितम देहम सकनधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थित। और आगे क्या होता है, आगे तत्रोपेत्य का मतलब ये हुआ स्टूडेंट यहाँ पे कि देखिए तत्रोपत्य काष्ठा पटले, ठीक, काष्ठा पटले का मतलब हुआ लकड़ी के तख्ते पे। तो जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, लकड़ी के तख्ते पे देखते हैं कि क्या रखा हुआ है, तो लाश रखा हुआ है। तो उसको अपने कंधे पे दोनों उठाते हैं, सकंधेन वहन, तो यानी कि अपने कंधों पर उठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, तो कहाँ ले जाते हैं, तो न्यायाधिकरणम प्रति प्रतिष्ठितौ, यानी कि जो न्यायालय है, जो जज साहब का अदालत है उसकी तरफ लेकर चल पड़ते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों को आदेश जज साहब ने ही दिया था कि जाओ तुम दोनों मिलके क्या लाओ, तो लाश को उठा के लाओ। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, जो आरक्षी था, जो मतलब सिपाही था, वो क्या था, तो सुपुष्ट देह। सुपुष्ट देह का मतलब होता है मजबूत देह का था, ठीक है, हट्टा कट्टा गेंडा था। तो वह और अभियुक्त अतीब कृष्काय, और कृष्काय का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाला। अभियुक्त का मतलब हुआ जिस पे इल्जाम होता है, तो यहाँ इल्जाम किस पे लगा हुआ, अतिथि पे लगा हुआ है। तो अतिथि जो था वो क्या था, बहुत ही कृष्काय था, मतलब बहुत ही दुबले पतले शरीर वाला था। भारवत सबस्य सकंधेन वहनम तत्कृत्य दुष्कर्म आसित, और इतना भारी लाश था कि उसको उठाने में किसको दिक्कत हो रहा था, किसको, अतिथि को दिक्कत हो रहा था। वही लिखा हुआ कि भारवत, यानी कि जो भारी था, कौन भारी था भाई, तो दुष्कर्म, यानी कि दुष्कर्म यानी कि कठिन था, मुश्किल था, क्या, तो सबस्य यानी कि लाश। तो लाश को कंधे पर उठाना उस व्यक्ति के लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। किसके लिए, जो अतिथि था उसके लिए, क्योंकि लाश को लाने का जिम्मेदारी किसके पे था, सिपाही पे और अतिथि पे। लेकिन सिपाही तो एकदम मजबूत हट्टा कट्टा गेंडा था, तो उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं था। इस बेचारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। किसको, ये जो अपना अतिथि था इसको। स भार वेदनाया क्रदंती सम, स मतलब वह, भार वेदनाया मतलब कि एकदम जो भारी भरकम लाश को उठा रहा था, उससे क्या था, क्रदंती सम मतलब कि वो जो आरक्षित ये अतिथि था वो बेचारा रो रहा था, क्योंकि वह कोई काम भी नहीं, मतलब कि कोई कांड भी नहीं किया था बेचारा। एक तो उसका बेटा बीमार था, ऊपर से यहाँ के मामले में वह फंस गया था, वो भी झूठे इल्जाम में। तो बेचारा बहुत कष्ट से क्या कर रहा था, रो रहा था। तस्य क्रंदम निस्मय मुदित आरक्षी तमुवाच, और जैसे ही उसके रोने की आवाज़ को सुनता है, कौन सुनता है, तो वही आरक्षी यानी कि सिपाही सुनता है। वो बड़ा खुश होकर बोलता है कि रे दुष्ट तस्मिन दिने तोया हम चोरिताया मंजूसाया गहनाद वारित, रे दुष्ट आदमी, तू उस दिन मुझे चोरी की पेटी ले जाने देता, मुझे न पकड़ता तो मामला वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता, आज तू इस हालत में नहीं फंसता। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भूंग छब, और तू अपने करनी का ही फल भोग रहा है। तो सिपाही का क्या कहना था कि भाई तुम आज जो लाश उठा रहा है, तुमको दर्द हो रहा है, अब जज साहब के सामने तुमको सज़ा भी मिलेगा क्योंकि सबूत तुम्हारी खिलाफ है। तो तू उस दिन मुझे अगर उस पेटी को चुराने देता, चुपचाप रह जाता, तो आज तू इस मुश्किल में नहीं फंसता, अपने किए का फल भोग। अस्मिन चौर्याभियोगे मतलब इस चोरी के इल्जाम में त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडनम लप्स्यसे, और इस चोरी के इल्जाम में तू 3 वर्ष के लिए, देखिए त्रयस्य त्रिबाद नहीं, याद है, यस सर, तो 3 वर्ष के लिए तुम्हें क्या होगा, तो भूतनी का तुम्हें जेल होगा। इति प्रोच्य उच्चे अहसत, और यह कहकर वो क्या होने लगा, तो मतलब कि जोर जोर से हंसने लगा। यथा कश्चिद उभव सब माननीय एकेस्मिन चत्वरे स्थापित बनतो, और जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर कहाँ रख दिया, तो एक चौराहे पे रख दिया। अब आप जान ही रहे कि मान लीजिए कि सीतामढ़ी से आपको कहा जाए कि दो आदमी को कि लाश उठा के मुजफ्फरपुर ले चलना है, पहले बस ट्रक थोड़ी होता था, तो बताइए क्या करिएगा, बीच बीच में रख के ना लाइएगा कि डायरेक्ट लेके आ जाइएगा, सर रख के लाएंगे। तो क्या किया, दोनों ने मिलकर एक चौराहे पे लाश को जैसे तैसे रख दिया। अब उसके बाद आगे की कहानी होती है। आगे की कहानी है कि न्यायाधीशेन पुनः स्तव घटनाया विषय वक्तुमादिष्टौ, और न्यायाधीश ने क्या किया, पुनः स्तव क्या किया, तो घटना के विषय में
दोनों से क्या किए, तो मतलब कि बोलने के लिए आदेश दिए। शांति से समझिएगा, सब समझ में आएगा। न्यायाधीशेन मतलब जज साहब, पुनः स्थव का मतलब पुनः, दोबारा, और घटनाया मतलब वो जो कांड हुआ था, विषय मतलब वो घटना के बारे में, वक्तु, देखिए वक्तुम अलग है और आदिष्टव यहाँ पे अलग है, संधि हुआ, इसीलिए संधि पढ़ना जरूरी है। मतलब बोलने के लिए जज साहब ने आदेश दिया, क्योंकि आपको पता ना था जज साहब क्या बोले थे कि अगले दिन दोनों आके फिर से अपना अपना बात रखना, तो दोनों को जज साहब ने क्या किया, आदेश दिया कि फिर से अपना अपना बात रखो। आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती, आश्चर्य में घटत स सब प्रावार कम पार्श्य न्यायाधीश भिवाद निवेदितवान मान्यवर एतेन आरक्षिण अध्वनि यद कतुम तद वनियम त्वाहाम चौरितया मंजूषाया। और जैसे ही आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणा का मतलब सिपाही, जैसे ही सिपाही ने अपना पक्ष रखा, आश्चर्य में घटत, वहाँ पे क्या हुआ, एक आश्चर्यचकित क्या हो गई भैया, तो घटना हो गई। अब घटना क्या हो गई, देखिए सशब यानी सशब यानी कि वह जो लाश था, जो क्या था, तो प्रावरकम, प्रावरकम का मतलब होता है कंबल से या कपड़े से जो ढका था, उस वो ढका था, वो लाश में से एक आदमी निकलता है और न्यायाधीश से निवेदन करता है कि मान्यवर एतेन आरक्षिण अध्वनि यदुकतम तद्वर्णयामि, मतलब हे जज साहब, मैंने क्या किया है, तो इस सिपाही को रास्ते में कहते हुए सुना है कि यह चोरी इस सिपाही ने किया है, किसकी, तो संदूक की। अब जज साहब ने जैसे ही दोनों को बोला, किसको बोला, सिपाही को और ये जो आपका जो अतिथि था उसको, कि अपना अपना पक्ष रखो, तो सबसे पहले सिपाही अपना पक्ष रखने गया कि चोर यही है। तभी वो जो लाश में से कंबल ओढ़े जो आदमी था, एक्चुअली में वो लाश नहीं था, यह सारा जज साहब का प्लान था ताकि रास्ता में एक गवाह मिल जाए। अच्छा सर ये बात है, हाँ, तो आदमी कंबल हटाता है और जज साहब को बोल देता है कि जज साहब मैंने सुना है ये सिपाही रास्ते में बोल रहा था कि यह जो है क्या चोरी मैंने किया है और तुम इसकी सजा भुगतो। गरनादवारित अतः निजकृत से फलम भुंक छव, वही जो अभी बताएं कि सर इसने बोला है कि ये चोरी मैंने किया है, तुम उस दिन मुझे नहीं पकड़े रहते तो आज तुम भी छूटे रहते, इसलिए अपनी करनी का सजा भोगो। अस्मि चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रस्य कारादंडम लप्यसे इति, और जज साहब इसने ये भी कहा है कि 3 वर्ष के लिए तुम्हें क्या होगा, जेल होगा। न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंड मादिश्य तम जन्म ससम्मान मुक्तवान, और न्यायाधीश को सारी सच्चाई यानी जज साहब को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। जज साहब ने क्या किया, आरक्षी ने, आरक्षणी का मतलब सिपाही जो एक्चुअली में चोर था उसको जेल में डालने का आदेश दे दिया, और तम जन यानी कि जो अतिथि था जिस पे इल्ज़ाम था उसको जज साहब ने क्या किया, तो ससम्मान मुक्तवान, एकदम बाइज्जत क्या कर दिए, बरी कर दिए। किसने कर दिया, तो जज साहब ने कर दिया बरी। इसीलिए कहा गया है कि अतएवो चेयते, मतलब कहा गया है कि दुष्कारण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन नीतिम युक्ति समालंब्य लीलाय प्रकुवर्तते। क्या लिखा हुआ है, दुष्करानी का मतलब होता है कठिन, कर्माणी का मतलब काम को, नीतिम का मतलब नीति को, युक्तम का मतलब होता है युक्ति को, समालंब्य का मतलब होता है सहारा लेकर, लीलिया मतलब होता है खेल खेल में, और प्रकुर्वर्ते का मतलब होता है कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास क्या है भैया, तो मति वैभवशाली न, मतलब कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, किसी भी कठिनाई में कोई ना कोई दिमाग लगाकर खेल खेल में उसको आसानी से डील कर ही देता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि जज साहब है, जज का परीक्षा तो कोई ऐसी नहीं पास कर लेता है, और जज कोई ऐसी तो नहीं बन जाता है। जज बनने के लिए क्या होता है, बहुत कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे जो बुद्धिमान होगा, जिसके पास दिमाग होगा, वही जज बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है, मतलब जिसके अंदर बुद्धि रहती है, वो बड़े बड़े कठिनाइयों को बड़े शांति से अपना दिमाग लगाकर यानी कि युक्ति लगाकर क्या कर देता है, खेल खेल में उसको निपटा देता है और उस प्रॉब्लम का क्या कर देता है, सॉल्यूशन कर देता है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट यही था। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि एक अतिथि थे जिन पे झूठा इल्ज़ाम लग गया था और बेचारा वो जज साहब के बदौलत ही उस इल्ज़ाम से बरी हो गया और बाइज्जत बरी हो गया। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर का प्रैक्टिस, ठीक है।
तो उससे पहले बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और आप सभी लोग जो है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। मिनिमम आप लोग तो 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर कोई पढ़ नहीं रहा है, तो फिर पढ़ाने का भी आदमी का मन नहीं करता रहता है, फिर हम दूसरा काम में हम सब लग जाते हैं। यस सर, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सके और संस्कृत अच्छे ढंग से पढ़ सके। और जो भी स्टूडेंट अभी तक संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्रो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा कि आपका सीधा 100 आउट ऑफ 100 ही आएगा, इस बात की भी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि प्रो बैच में 24 घंटा आप पर्सनली हमसे जो मन जहाँ मन जैसे मन पूछ सकते हैं, ठीक है। और इतना स्टडी मटेरियल है, वीडियो मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है बहुत। तो जो ज्वाइन जो है जो नहीं किए हैं कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक। और फ़ी भी बहुत कम रखा गया है, ठीक। इतना फ़ी तो स्कूल ट्यूशन में भी नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो फ़ी को एकदम एंट्री फ़ी रखा गया 1 टाइम, जो सभी लोग दे सकते हैं। अभी जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं दे ही सकते हैं, ठीक। तो ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिनको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं प्रो बैच से रिलेटेड। चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सीबीएसई अंकल, जो बोर्ड अंकल है, बोर्ड अंकल BOARD अंकल, वह इसी टाइप से आपको क्या देंगे, पैसेज देंगे। पैसेज का मतलब हो गया कि एक गद्यांश आपको दे देंगे और फिर पूछेंगे एक पदेन यानी कि 1 वर्ड, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम यानी कि भाषिक कार्यम। तो आप में से जिनके भी मन में डाउट है कि सर पैसे देगा, तो बिल्कुल देगा, 110% देगा ही देगा। फिर क्वेश्चन आंसर पूछेगा, चाहे श्लोक से पूछे तो श्लोक वाला देगा, नाटक से पूछेगा तो नाटक वाला देगा, और गद्यांश यानी स्टोरी वाला से पूछेगा तो स्टोरी वाला देगा एकदम, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ के उसका हिंदी समझना है। अब आप कहेंगे सर हिंदी ही समझ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर पढ़ने के बाद हो ही नहीं सकता है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आए। हाँ, ये है कि शुद्ध नहीं आए, टूटा फूटा भी तो आए ना, कि कहाँ से कहानी उठ के आया है, किस चैप्टर से आया। जैसे देखिए, कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। हाँ सर, कोई निर्धन व्यक्ति धन का उपार्जन किया, उसी पैसे से अपने बेटे का एडमिशन कराया। सर ये विचित्र साक्षी का है, पता कर लिए। और कहानी क्या है, तो स्टार्टिंग से ही कहानी उठा के दे दिया है। अब क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि निर्धनस्य पुत्रस्य पुत्रे छात्रावासे कुत्र संगलनम अभवत, यानी कि जो निर्धन व्यक्ति था और उसका जो पुत्र था, ठीक है, मतलब सॉरी, निर्धन जो पुरुष था या व्यक्ति भी लिख सकता है, तो जो निर्धन व्यक्ति था, पुरुष था, उसका जो पुत्र था छात्रावास में कुत्र संगलनम अभवत, मतलब कि क्या में लग गया। तो छात्रावास में क्या में लग गया, बताइए क्या में लग गया। इंस्टा रील्स देखने में नहीं, आपको पता है, पढ़ाए हैं कि उसका जो पुत्र था वो क्या लग गया, तो छात्रावास में किसमें संलग्न हो गया, किसमें मन लगाकर काम करने लगा, तो पढ़ाई में यानी कि अध्ययन में। तो यही इसका जो है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, नो सर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से कहानी उठाया गया है, देखिए आपका अभी पढ़ा है ना, ये वाला जो कहानी है, ये यहाँ से कहानी लिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह समझ के बनाइएगा तो बनेगा। अब देखिए एक ट्रिक से और भी पकड़ सकते थे, ये छात्रावास है, अववत है, संगलन है, तो आंसर भी उसी के इर्द गिर्द घूमता है एक पद में। तो देखिए संगलन है, संभूता है, ठीक, तो यहीं पे आंसर इसी लाइन में घूमेगा। अब इस लाइन में क्या होना चाहिए, तो अध्ययन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने दिया। देखिए यहाँ जो है छूट गया, तो ये यहाँ पे आप लगा लीजिए। चलिए अब जो है आगे कहाँ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कस्य रुग्णाताम ज्ञातवा निर्धनो व्याकुलो जात। कस्य रुग्णताम यानी कस्य मतलब किसका, रुग्ण मतलब वही बताया बीमारी, ज्ञातवा मतलब जानकर, निर्धन मतलब निर्धन, व्याकुलो जाता मतलब कि किसका बीमारी जानकर व्याकुल हो गया। बताइए किसका बीमारी जानकर वो व्यक्ति अतिथि व्याकुल हो गया। तो आपको पता था कि उसका बेटा बीमार था, तो बेटा का क्या होता है संस्कृत, पुत्र होता है, पुत्र होता है, लेकिन यहाँ पे कस्य से है, तो हम लोग भी आंसर पुत्रस्य पे देंगे। समझे, ये प्रश्न निर्माण में पढ़ा दिए हैं, शेड्यूल होगा वीडियो नीचे देख लीजिएगा। और ये किम शब्द रूप याद रहना जरूरी है, किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक नहीं याद है तो याद कीजिए। कस्य से क्वेश्चन है तो पुत्र लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, पुत्रस्य सही होगा। उसके बाद है निर्धन
उसके बाद है यहाँ पे स्टूडेंट कि निर्धनो जना कम द्रष्टुम पदाभ्याम प्रस्थितवान, यानी कि निर्धन व्यक्ति था, ठीक है। कम मतलब किसको, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए वहाँ से निकल पड़ा था। किसको देखने के लिए, अपने पुत्र को देखने के लिए, ठीक है, पुत्रे को देखने के लिए ना जी सर। तो यहाँ पे पुत्र हो जाएगा आंसर, लेकिन कम से क्वेश्चन है तो पुत्रम होना चाहिए, समझे, इसलिए पुत्रम होगा। एक पद बन गया। अब पूर्ण वाक्य में चलते हैं। पूर्ण वाक्य कह रहा है स्टूडेंट कि निर्धनो जना कुत्र सफलो जाता, निर्धनो जना कुत्र सफलो जाता, सफलो जाता, इसका मतलब हुआ कि जो निर्धन जन था, निर्धन जन का मतलब निर्धन व्यक्ति, कुत्र मतलब कहाँ, सफलो जाता यानी कि कहाँ पे सफल हो गया। तो बताइए कहाँ पे सफल हो गया। तो आपको पता है कि निर्धन व्यक्ति जो था कहाँ पे सफल हो गया, तो अपने बेटे का एडमिशन दिलाने में सफल हो गया। तो यही जो है इसका मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही जो है यही मेन आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पे सफल हो गया, तो महाविद्यालय प्रवेश हूँ, यानी कि कॉलेज में एडमिशन दिलाने में सफल हो गया। तो बस आप आगे क्या लगाएंगे, आगे पीछे आप बस लाइन जोड़ दीजिएगा। देखिए जोड़ के लिख देते हैं। आगे से आप संस्कृत में तो आधा आंसर प्रश्न में ही दिया रहता है, आप ऐसे निर्धनो लिखिए, ठीक है, जन लिखिए, निर्धनो जन, ठीक, पुत्रम कहाँ सफल हो गया, तो एकेस्मिन, एक महाविद्यालय में, और पूरा का पूरा यहाँ से लेके क्या कर दीजिए, छाप दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर लिख दीजिए। हो गया, बन गया। ये जो है शुरुआत वाला पैराग्राफ है। देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है वही यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है। कोई दिक्कत है, नो सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सावधानी से बनाइएगा, क्वेश्चन आंसर तब बनेगा। आप लोग का गलती सबसे बड़ा है कि आप 10th में ही डायरेक्ट आके किसी सब्जेक्ट पे ढाबा बोल रहे हैं, तो फिर दिक्कत होता है। लेकिन जितना भी दिक्कत है आप सभी का सब दूर कर दिए ग्रामर में। तो ग्रामर को मजबूत कीजिए, एकदम जीरो से पढ़ाएं, जीरो से क्या माइनस से, फिर जीरो पे लेकर फिर आगे बढ़ाएं, ठीक। तो जीरो ही लेवल से पढ़ाएं। अब देखिए निर्धनो जना कुत्र सफल हो जाता, जो अभी बताए, तो निर्धनो जना कुत्र सफल हो जाता का मतलब है कि निर्धन जन कहाँ सफल हो गया। तो बस कुत्रे से न पूछ रहा है, तो कुत्र की जगह आंसर दीजिए। तो कुत्र की जगह क्या है, महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में, तो आगे पीछे ही तो जोड़िएगा ना। जैसे आपका क्या नाम है, तो आंसर क्या है, आयुष कुमार, लेकिन आगे पीछे जोड़ेंगे ना, मेरा नाम आयुष कुमार है, तो जोड़े क्या, पूछने वाला वर्ड जोड़ दिए। तो वही यहाँ पे जो है आपको ये क्या कर देना है, लिख देना है। इसके बाद हो गया है आंसर। उसके बाद है कि किमर्थम निर्धनो जना पुत्रम द्रष्टुम गतवान, किमर्थम निर्धनो जना पुत्रम द्रष्टुम गतवान, यानी कि क्यों निर्धन जन जो है अपने पुत्र को देखने गया। तो आपको पता है आपको सॉरी, आपको पता है स्टूडेंट कि जो निर्धन व्यक्ति था वो अपने पुत्र को देखने क्यों चल पड़ा। तो जब उसका पुत्र बीमार हो गया तो अपने पुत्र को देखने चल पड़ा। तो यहाँ पे यही जो आपका यहाँ पे बीमारी वाला लाइन है वही यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निर्धनो जना पुत्रम द्रष्टुम गतवान, किमर्थम मतलब कि क्यों, मतलब किस लिए गया। तो वही उसका पुत्र जो है बेचारा बीमार पड़ गया इसलिए गया। तो इसका पूरा आंसर आप ऐसे लिख दीजिए कि निर्धनो जना पुत्रस्य, यानी कि पुत्रस्य रुग्णताम, यानी कि बीमार पड़ गया, आकारण्य, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, तम पुत्रम द्रष्टुम गतवान। तो ये यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, हो गया, ये इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद है किमर्थम निर्धनो जना पदभ्याम गतवान, किमर्थम, ठीक है, बताइए किमर्थम निर्धनो जना पदभ्याम गतवान। बताइए इसका मतलब ये हुआ कि निर्धन जन जो था, ठीक है, निर्धन जन जो था वो समझिए पैदल क्यों गया। पदभ्याम मतलब कि पैदल क्यों गया। तो बेचारा के पास क्या था, पैसा नहीं था, पैसे से पीड़ित था। तो पैसे से पीड़ित के यहाँ पे संस्कृत क्या है बताइए। यहाँ पे परम अलग करके बताया है ना अभी लेक्चर में, अर्थ काश्यर्न पीड़ित, यानी कि वह बेचारा, चाहे आप ये भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं लिखिए, ठीक रहेगा। इसको काट के क्या कीजिएगा, यहाँ पे अर्थ लिख दीजिएगा, अर्थ काश्यर्न, ये जरूरी है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है पैसे की कमी। तो पैसे की कमी से जो बेचारा था वो क्या कर गया, पैदल ही चलना ज़्यादा उचित समझा। तो यहाँ पे पैदल का पदाती रेप दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पदभ्याम पूछा है तो आपको भी पदाती रेप की जगह पदभ्याम देना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट
कि निर्धन जन पैदल ही क्यों चल पड़ा। तो बेचारे के पास पैसे की कमी थी, इसलिए वह बस को छोड़कर, ठीक है, क्या कर चल पड़ा, पैदल ही चल पड़ा। ठीक, अब सर हम अगर परम अर्थ काशियन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, कोई टीचर गलत नहीं करते, जो बेस्ट है वो आपको हम बता रहे, लिख भी देते हैं। तो अक्सर तो कोई टीचर गलत नहीं करते हैं, चाहे हम लिखें ही क्यों। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि पुत्रस्य इत्यर्थे अनुच्छेदम किम पर्यायपदम प्रयुक्तम, यानी कि पुत्र के जगह इस अनुच्छेद में पर्यायवाची क्या यूज किया गया है। तो पुत्र के जगह क्या यूज किया गया है, बताइए क्या यूज किया गया है। यही पर्यायवाची खोजने में आप लोग को दिक्कत होता है। तो देखिए ना, एकदा स पिता तनुजस्य, यानी एक बार उसके पिता तनुजस्य रुग्णतमा करने, मतलब कि तनुज का मतलब होता है बेटा। एक बार उसके बेटा बीमार पड़ गया, इससे वो व्याकुल होके देखने चल पड़ा अपने बेटे को। तो बेटा के जगह क्या यूज किया गया है, तनुजस्य यूज किया गया है। तो पुत्रस्य पूछ रहा है तो तनुजस्य एकदम सही है। तो यहाँ पे ये तनुजस्य आंसर हो जाएगा। देखिए आप कहेंगे सर तनुजस्य ही क्यों होगा, इसमें तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पर्यायवाची है। अब सूर्य का पर्यायवाची रवि ही क्यों होता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। तो जो भी आप चैप्टर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आपको याद ही रहेगा कि भाई यहाँ पे एकदा स पिता तनुजस्य, यानी कि एक बार उसके पिता का मतलब कि उस पिता का बेटा जो है बीमार पड़ गया। तो तनुजस्य का मतलब लेक्चर में बीमार बेटा बता दिए हैं ना जी सर। तो घबराइएगा नहीं, ये जितना भी समानार्थक विलोम है ये सब चैप्टर से पूछता है। तो सर हमको नहीं पता चलता है, तो चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ लिए हैं, उसी सब में से रहेगा, कैसे भी पकड़ लिए। तो तनुजस्य यहाँ पे हो गया। उसके बाद है निर्धनो इति पदस्य विशेष्य पदम अत्र प्रयुक्तम, पूछ रहा है कि निर्धन के जगह यहाँ पे विशेष्य पद क्या है। तो आपको हम विशेषण विशेष्य हर लेक्चर में बताते हैं कि विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लिखे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो लड़का की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। तो ये विशेषता जो है या गुण है वो क्या हो गया, जो क्वालिटी है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जिसके बारे में ये क्वालिटी है वह क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है विशेष्य, मतलब कि क्वालिटी दिया हुआ है, यानी कि विशेषण दिया हुआ है। तो निर्धन होना ये क्या होता है, एक क्वालिटी होता है। जैसे अच्छा बच्चा, निर्धन व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, तो निर्धन, अमीर, ये सब क्या है, विशेषण है। तो निर्धन यहाँ पे किसकी विशेषता है, जैसे अच्छा किसकी विशेषता, लड़का की। तो इस कहानी में निर्धन कौन है, तो वह जो व्यक्ति है वही क्या है, निर्धन है। तो जन इसका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जन क्या हो जाएगा, विशेष्य। और जन विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य का मतलब ही होता है जिसके बारे में कुछ विशेषता बताई जाए। तो जन की विशेषता क्या है, वो गरीब है। तो गरीब यानी निर्धनो क्या हो जाएगा, विशेषण, और जन हो जाएगा विशेष्य। उसके बाद है अगला है कि पीड़िता स अन्यो विशेषण पदम किम, पीड़िता स अन्यो विशेषण पदम किम। अन्यो का मतलब होता है कि दोनों पद यहाँ पे दिया हुआ है, विशेष्य भी दिया हुआ है, विशेषण भी दिया हुआ है। तो आपसे विशेषण पूछ रहा है कि विशेषण क्या है। तो पीड़िता का मतलब होता है बीमार, पीड़िता का मतलब होता है बीमार, और स का मतलब होता है वह। ये आपको अनुवाद, वाच्य, शुद्धि सब में बताएं। और एक बात और बता देते हैं, जो भी अनुवाद का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। पत्र पूरा सही होता है आपका, नो सर अनुवाद नहीं आता है। चित्र सही होता है, नो सर अनुवाद नहीं आता है। पूरा एक 0 लेवल से प्लेलिस्ट बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। देखिएगा आप ही का फायदा होगा, नंबर बहुत बढ़ेगा। ठीक, न सिर्फ अनुवाद में बल्कि हर टॉपिक में। तो वह जो है, वह की विशेषता क्या है, जो भी वह व्यक्ति है। जो यहाँ पे क्या था, ये निर्धन व्यक्ति था, तो इसकी विशेषता क्या है, तो ये बीमार है। ठीक है, तो बीमार जो है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे संस्कृत क्या दिया हुआ है, पीड़ित, तो पीड़ित हो जाएगा विशेषण। और पीड़ित कौन है, तो वह है, जो यहाँ पे वह है, स है। तो यह हो जाएगा आपको विशेष्य। ठीक है, अब बताइए ना, विशेष्य का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो बीमारी जो है, यह बीमारी कोई आदमी है, नो सर, आदमी ही की ना विशेषता बताई जाती है सर। तो बीमारी विशेषण हो जाएगा, समझे। ठीक, तो यही रहा स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर। और भी क्वेश्चन आंसर करा देंगे पूरा एकदम बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा ही कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा सबको, आपको भी, हमको भी, सबको। क्योंकि सब पढ़ना चाहिए, सब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और जो समाज के लिए सोचता है वही सच्चा व्यक्ति है। तो अपने दोस्तों के लिए तो मिनिमम सोचे, और दोस्तों से गद्दारी करे तो करे, बाबू सोना से मत करे। इसलिए बाबू सोना को भी वीडियो शेयर करे। और मोहल्ले में जो अंकल जी डिस्टर्ब करते रहते हैं क्रिकेट खेलने में, उनको भी कहे कि चुपचाप वीडियो देखिए अंकल, उनके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है,
भेज के एक बार ट्राई कीजिएगा। अंकल जी पूछेंगे क्या भेज दिया, तो कहिए अंकल जी पढ़ाई का भेजे, हम मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।